गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं अमित कुमार यादव आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। हम जो पहला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट, वो स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से पढ़ रहे हैं और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर जिसके नोट्स वगैरह जो हैं वो आपको विशेष रूप से बनाए जाएं, लेकिन फिर भी जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं और जो येलो कलर से मैंने गहरे कर रखे हैं डियर स्टूडेंट, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअल में येलो कलर वाले आपके लिए टॉपिक हो सकते हैं और उसके बारे में जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको सभी को। हमने इससे पूर्व जो पढ़ा था डियर स्टूडेंट वो नोमेकल्चर के बारे में पढ़ लिया था। लास्ट हमने ही छोड़ा था आपके लिए। आज का जो अपना टॉपिक है शुरुआत है बायनोमिकल नोमेकल्चर। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करने वाले हम क्या है, बायनोमियल नोमेकल्चर यानी कि द्विनाम पद्धति। क्या है, द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति जो होती है वो क्या है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जो अंडरलाइन किए गए हैं वो चीज़ें। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नो ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं यानी कि जो जीव विज्ञानी होते हैं डियर स्टूडेंट, वो जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए क्या करते हैं, सार्वजनिक जो यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल होते हैं यानी कि सार्वजनिक जो नियम होते हैं, एक्सेप्टेड जो नियम हैं, ठीक है, उनकी पालना करते हैं। उनके अनुसार क्या है कि इच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, कि प्रत्येक जो नाम होता है, जो साइंटिफिक नेम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। द जेनेरिक नेम यानी कि वंश नाम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि जाति संकेत पद। यानी कि दो हो गए, एक तो जेनेरिक नेम जो ब्लैक लिखा हुआ है एंड दूसरा क्या हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइड ए नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनकल्चर। ओके, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम, इस प्रणाली को जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी नाम के, डियर स्टूडेंट, इसे हम द्विनाम पद्धति कहते हैं, बायनोमियल नोमेनकल्चर कहते हैं। ठीक है, अगली लाइन भी आपको नोट करनी है। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरलस लीनियस। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गहरा नहीं किया था, लेकिन आप ये भी, इसे भी आप थोड़ा सा गहरा कर लेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक किसके द्वारा दिया गया है, ये कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया है। ओके, तो इसे भी आप नोट करेंगे, ध्यान रखना। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरलस लीनियस, ये जो द्विनाम पद्धति है डियर स्टूडेंट, ये कैरलस लीनियस के द्वारा दी गई थी। ओके, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। अगली जो अंडरलाइन है, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ, यानी कि इसे समझने के लिए हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैंगो का। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ providing scientific name better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. ये आप याद रख लेंगे कि आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। ओके, क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। दिस साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज़ ए बायोनोमिकल नेम। चलो देखते हैं कि ये क्या है, ये द्विपद नाम कैसे है। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस, यानी कि पहला जो शब्द है इसके अंदर मैंजीफेरा, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसके जीनस को यानी उसके वंश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, वाइल जबकि इंडिका इज ए पार्टिकुलर स्पीसीज, जबकि जो इंडिका है वो एक विशेष जाति है और एक स्पेसिफिक एपिथेट या फिर एक जाति संकेत पद है। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेकल्चर आर एज फॉलो, इन्हें आप नोट करेंगे। दो नाम, पहला तो रूल क्या हो गया कि दो नाम होते हैं, पहला वंश और दूसरा जाति।
लेकिन इसके अलावा भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। पहला क्या कह रहा है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इज इटालिक, यानी कि लैटिन भाषा में लिखे होते हैं और तिरछे लिखे होते हैं। ठीक है, इटालियन का मतलब क्या होता है? तिरछा। कभी कंप्यूटर पे बैठो तो आप इटालियन, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ देखना, तो इटालियन जो होते हैं शब्द वो हमेशा कैसे लिखे हुए होते हैं? वो तिरछे लिखे हुए होते हैं। तो क्या कहा गया है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन, लैटिन भाषा में होंगे, और दूसरी बात होगी कि एंड रिटन इन इटालियन, और इन्हें तिरछा लिखा जाएगा। इटालियन का मतलब क्या होता है? तिरछा लिखा। ठीक है, दे आर लैटिनाइज्ड और डेरिव्ड फ्रॉम लैटिन, ये किससे व्युत्पन्न हुए हैं? लैटिन से व्युत्पन्न हुए हैं। ठीक है, और देयर ओरिजिन, और क्या कहा गया है कि इनका जो ओरिजिन है, जो उद्भव है, वो हमेशा किससे हुआ है? लैटिन भाषा से इनका उद्भव हुआ है। ठीक है, सेकेंड है द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, पहला जो नाम है वो जीनस को, वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसीज एपिथेट, ये पहले भी बता चुके हैं। थर्ड है बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड राइटिंग आर सेपरेटली अंडरलाइन, और तीसरा क्या कह रहा है कि जैविक नाम जब आप हाथ से लिखें, ठीक है, द फर्स्ट वर्ड बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब आप इन्हें हाथ से लिखेंगे, आर सेपरेटली अंडरलाइन, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे? नीचे अंडरलाइन करेंगे। जैसे मैंने ये पूरी की पूरी लाइन अंडरलाइन कर रखी है, लेकिन आप क्या करेंगे? इन्हें अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ओके, आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड टू इन इटालिक एंड इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ठीक है, और उनका इटालियन नाम भी लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ है द फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, और पहला अक्षर जो वंश को बताता है डिएस्डेंट, वह हमेशा कैसे अक्षरों में होना चाहिए? वो हमेशा बड़े अक्षरों में होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल लेटर, वाइल द जो स्पेसीज या स्पेसिफिक जो एपिथेट स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर, और जो जाति वाला होता है डिएस्डेंट, वो हमेशा कैसे अक्षर से शुरू होना चाहिए? वो स्मॉल लेटर से। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैनीफेरा इंडिका। ठीक है, इसका अर्थ है कि पहले स्पीसीज का वर्णन लीनियस ने किया था, जैसा कि आपने देख रहे हैं कैरोलस लीनियस, इन्होंने अपना नाम भी क्या रख दिया था? बायनोमियल नोमेकल्चर के आधार पर लिख दिया था, जो कि कैरोलस जो होता है उनके वंश को दर्शा रहा था और लीनियस उसकी जाति को। ठीक है, इसलिए उन्होंने भी अपना नाम कैरोलस लीनियस जो है वो बायनोमियल जो नोमेकल्चर है उसके आधार पर रखा था। तो ये क्या कह रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये जो आपने अभी अभी पढ़े हैं ये सभी इसके नियम हैं, इन्हें आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट जो टॉपिक आप डालेंगे डियर स्टूडेंट, वो डालेंगे क्लासिफिकेशन, जो मैंने येलो कर रखा है। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। डियर स्टूडेंट, वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको, कि वर्गीकरण की जो नीड होती है वो इसलिए होती है ताकि उनका हम सूटेबल जो है वो स्टडी कर पाएँ। क्योंकि आप जानते हैं कि इस धरती के ऊपर अभी हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था कल ही, कि 1.7 to 1.8 मिलियन जो स्पीसीज़ हैं इस प्लानेट पे हैं, तो उनका हम अलग अलग अध्ययन तो नहीं कर सकते। क्या पॉसिबल है? अगर हम देखें तो हमारे पास तो दिन तो बहुत कम है। एक व्यक्ति की अगर 100 साल उम्र मानी जाए, ठीक है, तो उसके पास कुल मिला के कितने दिन हो सकते हैं? शायद 36,500 दिन हो सकते हैं। क्यों? 36,500 डेज ओनली हैव ए वन मैन, यानी कि उसके पास कितने हो सकते हैं? केवल 36,500 दिन हो सकते हैं। लेकिन स्पीसीज कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन। तो हर रोज़ अगर हम एक का अध्ययन करें तो भी पॉसिबल नहीं है, और 100 यानी कि अध्ययन करने के दिन तो 10-20 साल ही होते हैं बस, होते हैं कि नहीं? इसलिए इनको सुविधाजनक रूप से स्टडी करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है? इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, इन्हें वर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे अपना स्कूल, मैं एग्जांपल देता हूँ अपने स्कूल का। आप देखते हैं कि हमारा जो स्कूल होता है डियर स्टूडेंट, वो क्लासों में बटा हुआ होता है। क्यों? किस में बटा होता है? क्लासों में बटा हुआ होता है। इसलिए एक ही क्लास में 20 बच्चे, मान लीजिए आपकी 12th क्लास है या 11th आपकी क्लास है, तो डियर स्टूडेंट आपकी 11th क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट हैं, तो हम पूरे 50 स्टूडेंट को हम एक बार में पढ़ा सकते हैं। मैं अमित कुमार यादव आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अकेला आपके 50 बच्चों को पढ़ा देता हूँ।
क्यों पढ़ा पा रहा हूँ? क्योंकि आप एक ग्रुप में हैं। अगर ग्रुपिंग नहीं की हुई होती और मैं 50 के 50 स्टूडेंट को अलग अलग पढ़ाता तो एक दिन में मुझे 50 घंटे चाहिए वही चीज़ पढ़ाने के लिए। लेकिन क्लासिफिकेशन का फ़ायदा क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन के कारण मैं 50 स्टूडेंट को वही चीज़ 1 घंटे में पढ़ा देता हूँ। तो स्टडी का एक सूटेबल स्टडी हो गई ना। तो जीवों की भी सूटेबल स्टडी करने के लिए उनका क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। आ रही है या नहीं आ रही होगी शायद। सो देखिए क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वेंटिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सेम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ठीक है, क्या कहा गया है कि वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर, दृश्य का मतलब जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो ऑब्जर्वर जो करेक्टर हैं डियर स्टूडेंट, उनके आधार पर सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल्स और डॉग, कैट और इंसेक्ट। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हम पौधों या कुछ प्राणियों जैसे कुत्ता, बिल्ली, कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। पहचानते हैं या नहीं? अब पहचानने का कारण क्या है डियर स्टूडेंट? हम पहचान तो ले गए हमने, जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कुत्ता, तो आपके दिमाग में एक तस्वीर छप गई कुत्ते की। ठीक है, आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि कुत्ता वह है जिसके क्या है, 4 टांगे हैं, एक पूँछ है, ठीक है, एक बड़ा सा मुंह है, उसके 2 बड़े बड़े दांत हैं कैनाइन प्रकार के, और उन दांतों में से झांकती हुई जीभ है। तो ये आपके सामने क्या आ गया? एक उसकी तस्वीर बन गई या नहीं? मुझे बताइए। बिल्ली को देखते हैं तो बिल्ली के बारे में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि मैमल्स, तो मैमल्स के बारे में आपके सामने आ जाता है। जो स्तनधारी होते हैं वे, उनके कान होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है ना। या अगर हम पौधों की प्लांट की बात करें और मैं एक पार्टिकुलर प्लांट का नाम बताऊं, जैसे व्हीट, तो आपके पास गेहूं का एक चित्र आपके दिमाग में छप जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, स्तनधारी है, गेहूँ, चावल, पौधे, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी के सभी क्या हो सकते हैं डियर स्टूडेंट? ये सभी वर्ग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये सभी वर्ग हो सकते हैं। सो हैंस ऑल दीज, यहाँ से आज इतना नोट करके इंसेक्ट तक, इसके बाद आप जो अंडरलाइन किया है इसके बाद नोट करेंगे। हैंस ऑल दीज डॉग, कैट, मैमल, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल आर कॉन्वेंटियल कैटेगरी वी यूज फॉर स्टडी ऑर्गेनिज्म। ये सभी के सभी क्या हैं डियर स्टूडेंट? ये सभी के सभी सुविधाजनक वर्ग हैं। क्या हैं? सुविधाजनक वर्ग हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर यूज कैटेगरी इज टैक्सा। और इनको जो वैज्ञानिकों ने, और इन वर्गों की जो वैज्ञानिक शब्दावली है डियर स्टूडेंट, जैसे कुत्ता, बिल्ली वगैरह की इनकी, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? ये जो कैटेगरी हैं ये डियर स्टूडेंट वैज्ञानिक भाषा में टैक्सा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? टैक्सा कहलाती हैं। तो क्या कहा गया है कि हैंस ऑल दीज डॉग, कैट, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल आर कॉन्वेनिएंट यानी कि कैटेगरीज हैं, यानी कि सुविधाजनक कैटेगरीज हैं। वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, जिनका हम उपयोग किसके लिए करते हैं? ऑर्गेनिज्म, जीवों की स्टडी के लिए करते हैं। सो द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरी इज टैक्सा। इन वर्गों के लिए, इन कैटेगरीज के लिए जो एक टर्म दी गई है डियर स्टूडेंट, वो क्या कहलाती है? टैक्सा कहलाती है। हैंस बेस्ड ऑन कैटेगरीज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं पढ़ रहा हूँ अंडरलाइन किए हुए को। हैंस बेस्ड ऑन कैटेगराइस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। ठीक है, डिफरेंट टैक्सा। डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ए टैक्सोनोमी। क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट? ये टैक्सोनोमी कहलाती है। ठीक है, यानी कि वर्गीकी कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्गीकी। और टैक्सा का मतलब हिंदी में होता है वर्ग। समझ गए? क्लास, क्लासिफिकेशन। आ रहा है कुछ समझ में? आई होप बिल्कुल आ रहा होगा। ऐसा कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है कि इसको आप समझ ही नहीं पाएँ।
तो हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टराइटिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, और दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। कि कैरेक्टराइटिक यानी कि गुणों के आधार पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जीवित प्राणी हैं उन्हें क्लासिफाइड किया जाता है, विभिन्न टैक्सा में क्लासिफाइड किया जाता है। और ये जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस होती है इसे हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम? टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। और वर्गीकरण की अगर इकाई की बात करें, आपसे पूछा जाए कि हैंस, इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनकल्चर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, विशेषीकरण है, पहचान है, वर्गीकरण है, नाम पत्ती है, ये जितने भी प्रक्रम हम पढ़ रहे हैं, सिस्टम पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये टैक्सोनॉमी के आधार होते हैं। क्या होते हैं? टैक्सोनॉमी के आधार होते हैं। इन्हीं के आधार पर हम टैक्स बनाते हैं और टैक्सोनॉमी को तैयार करते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी को तैयार करते हैं। नेक्स्ट लाइन हम पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी ये, कि टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी कोई नई नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करता रहा है, अब भी कर रहे हैं। नई नई जातियों की खोज हो रही है। ठीक है, particularly with the reference to their own use. In early days, human being needed to find source for their basic need for the food. विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। शुरुआत में तो हमने उन्हीं के बारे में जाना था जो हमारे लिए उपयोगी थे। क्यों? ठीक है, इन ईयरली डेज यानी कि पहले हम क्या कर रहे थे कि ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, यानी कि भोजन, कपड़े और आश्रय के लिए, समझ गए, जो उनके लिए उपयोगी थे उन्हीं जीवों का हमने क्या किया था? खोज की थी। और जो क्लासिफिकेशन का जो आधार रखा वो भी हमने यूजेज रखा। ठीक है, हैंस द ईयरलिस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। और प्रारंभ में जो क्लासिफिकेशन का जो आधार रखा गया था डियर स्टूडेंट, वो क्या रखा गया था? यूजेज रखा गया था, उपयोगिता रखी गई थी। कि हमने पहले उन्हीं जीवों का क्लासिफिकेशन किया था, प्रारंभ में हमने उन जीवों का क्लासिफिकेशन किया था जो हमारे लिए उपयोगी थे। राइट, ह्यूमन बीइंग वर साइंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन knowing more about different kind of organism and their diversities but also the relationship among them. काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और विविधता से संबंधित रुचि लेता आ रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, और बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमोंग दैम, और इन जीवों के बीच में एक रिलेशनशिप, एक संबंध भी होता है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमेटिक। क्या कहते हैं इसे? सिस्टमेटिक कहते हैं। तो अध्ययन की शाखा यानी कि वर्गीकरण जो पद्धति जिसे हम कह रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसे हम सिस्टमेटिक या क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। क्लासिफिकेशन का अर्थ केवल वर्गीकरण होता है, और जहाँ पर सिस्टमेटिक शब्द आ जाता है वहाँ वर्गीकरण पद्धति हो जाती है। ठीक है, द वर्ड सिस्टमेटिक इज डायरेक्ट फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा। सिस्टमेटिक जो है इसका जो डियर स्टूडेंट शब्द का जो कहाँ से आया है, इसका लैटिन वर्ड होता है सिस्टेमा, विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका अर्थ क्या होता है? जीवों का नियमित व्यवस्था। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिनियस यूज सिस्टमेटिक नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, और लिनियस के द्वारा अपना जो पहला जो किताब पुस्तक उन्होंने लिखी थी डियर स्टूडेंट, उसका नाम भी क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा का अर्थ होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डालिए डियर स्टूडेंट, वो है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। हम टैक्सोनॉमी को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, टैक्सोनॉमी क्या है क्या नहीं है। क्यों?
तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है डियर स्टूडेंट वो है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, यानी कि वर्गीकी संवर्ग। देखो क्या कहा जा रहा है, मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ, जो आपको नोट करना है डियर स्टूडेंट उस तक के बाद में बातें करेंगे, ठीक है। सॉरी 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 ओके। तो टॉपिक डालिए टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, यानी कि जो टैक्सोनॉमी होती है, टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज होती हैं डियर स्टूडेंट, वर्गीय के जो संवर्ग होते हैं, कहने का मतलब है कि संवर्ग यानी कि कैटेगरीज क्या है डियर स्टूडेंट। केवल वर्गीकरण को समझना पर्याप्त नहीं है, और वर्गीकरण शब्द अकेला नहीं है, समझ गए, एक अकेला कोई सोपान नहीं है, सिंगल स्टेप नहीं है, ये कोई सिंगल स्टेप नहीं है डियर स्टूडेंट। वर्गीकरण को समझने के लिए उसके जो कैटेगरीज हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम टैक्सा बोल रहे थे, ठीक है। और संवर्ग जो होता है इसे हम प्लूरल के रूप में टैक्सा बोल देते हैं, और अकेले के रूप में यानी कि सिंगुलर के रूप में इसे टैक्सोन बोल देते हैं। जैसे अलग अलग हम पढ़ते हैं, ठीक है, उनको, जैसे मान लीजिए कि क्लासिफिकेशन, अगर मुझे मानव का क्लासिफिकेशन करना है, आपसे उदाहरण के तौर पे क्या कहा जाए कि मानव का क्लासिफिकेशन कीजिए, तो डियर स्टूडेंट मानव की क्लासिफिकेशन में कुछ टैक्सोन का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे किंगडम, सबसे पहले उसका जगत लिखेंगे, फिर फाइलम, ठीक है, फिर उसकी सीरीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसकी श्रेणी लिखेंगे, उसके पश्चात उसका क्या लिखेंगे उसकी हम क्लास लिखेंगे, उसका वर्ग लिखेंगे, फिर कहीं जाके उसका जीनस लिखेंगे, और फिर लिखेंगे जाति। तो डियर स्टूडेंट एक किंगडम, फाइलम, सीरीज, क्लास, ठीक है, या फिर जीनस और स्पीसीज, डियर स्टूडेंट ये सभी के सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं। और इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम किस नाम से जानते हैं, टैक्सोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, टैक्सोन के नाम से जानते हैं, ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, टैक्सोन के नाम से हम इन्हें जानते हैं, ओके। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगला जो मैं कल जो आपका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो आपका वीडियो होगा, न कि स्क्रीन रिकॉर्डर होगा, ठीक है, क्योंकि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को समझने के लिए आपको, ठीक है, बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो कल मैं बोर्ड के ऊपर आपका वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, दूसरा शायद मेरे हिसाब से आज का तीसरा है, तो कल जो चौथा जो वीडियो है मैं हम बोर्ड पे ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, पार्ट 4 लिख के बोर्ड पे आएगा वो, क्योंकि इसके अंदर हम आपको स्पीसीज, वंश जो है या फैमिली हैं, ऑर्डर हैं, इनके बारे में हम अलग अलग जो ये टैक्सोन लिखे हुए हैं डियर स्टूडेंट, इसके बारे में पढ़ाएंगे। चलो देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हेरची, यानी कि हेरेकी ऑफ स्टेप इन विच इच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक ऑफ कैटेगरी, रैंक और कैटेगरी को देती है। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ overall taxonomy arrangement, it is called the taxonomy categories, and all category together constitute the taxonomy hierarchy. Each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and a commonly term as taxon. Okay, क्या कहलाती हैं, टैक्सोन कहलाती हैं। क्या कह सकती है, वर्गीकरण जो होता है डियर स्टूडेंट वो एक अकेला सोपान नहीं है, बल्कि इसके पदानुक्रम सोपान होते हैं, हैरिकी जिन्हें कहा जाता है, हैरिकी ऑफ स्टेप, जिसमें प्रत्येक जो सोपान या वर्ग पद है वो एक वर्ग को क्या करता है, टारगेट करता है। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट, चूँकि संवर्ग समस्त वर्गी की व्यवस्था है, इसलिए हम वर्गी की संवर्ग कह देते हैं, तभी सारे वर्ग मिलकर वर्गी की पदानुक्रम बनाते हैं, ठीक है। क्या कहा गया है कि since the category is a part of overall taxonomy arrangement, it is called the taxonomic categories, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank in is commonly termed as taxon. और प्रत्येक जो डियर स्टूडेंट एक पद है उसे हम टैक्सोन के नाम से जानते हैं, एक वर्गक के नाम से जानते हैं, ओके। सो आज के लिए इतना ही। कल हम वीडियो लेके आएंगे बोर्ड के ऊपर,
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।